सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज नैब और हुकूमत दोनों पर तनकीद करी है। दोनों पर बरस पड़े। कहते हैं कि जी नैब को बंद करें, नैब इंतकामी इदारा है, जरा सी शर्म है अगर चेयरमैन नैब में तो इस्तीफा दें और घर जाएं। ऑपोजिशन एक मरतबा फिर नैब के खिलाफ बोलती हुई नजर आ रही है और बहुत ही ज्यादा इस वक्त जो है वो वोकल नजर आ रही है। दूसरी जानिब हमने देखा कि जी हुकूमत एक मरतबा फिर हुकूमत को हुकूमत का सामना है। जी ईद उल अज़हा के मामले पर एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब अपनी ही हुकूमत के खिलाफ और ख़ास तौर पे जो रिलीजियस एक सेंटिमेंट है, जो सेंसिटिव मामला है, उसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। आज भी उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जी और ख़ासतौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं अपने मौके पर कायम हूँ, जिलहज का चांद नज़र आ चुका है। आखिरकार ईद होगी किस दिन की, आवाम को एक मरतबा फिर जो है वो अबहाम में डाल दिया है। आया ईद 31 की होगी या फर्स्ट की होगी, ये जो है इसमें एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। और चाहे इसमें जो इस वक्त फेडरल मिनिस्टर हैं IT के फवाद चौधरी हों या फिर जो इस वक्त रिलीजियस मिनिस्टर हैं नूरुल हक साहब की अगर बात करूँ, की बात कर लूं, तो ये दोनों की तरफ से जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसके बाद समझ में नहीं आ रहा कि आया ये ईद के का डिसीजन जो है वो कब तक जाएगा। लोग कंफ्यूजन का शिकार है, कंफ्यूज है कि आया ईद किस दिन मनानी है। तीसरी जानब जी बात करेंगे आज इसके अलावा पंजाब के हवाले से भी। जी उस्मान बुज़दार साहब का दावा है कि PTI की तारीख शफाफ तरीन और बेदाग हुकूमत है, जबकि चौधरी बरादरान खड़े हो चुके हैं, वहां पे कैटेगोरिकली खड़े हो चुके हैं कि जी उस्मान बुज़दार साहब को घर जाना ही पड़ेगा। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब आज बात कर रहे थे और वो खुद ये फरमा रहे थे कि जी हमने लूट मार के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं, बड़ी साफ और शफाफ हमारी हुकूमत है। बहरहाल आया है या नहीं है ये तो हुकूमत के अपने लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं। यही फवाद चौधरी साहब हैं जो असेंबली में खड़े होकर बार बार उस्मान बुज़दार साहब को आड़े हाथों लेते रहे हैं। वेल, इन सारे इशूज़ पे बात करूंगी। अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ भी कराती हूँ। स्टूडियो में बैठे सबसे पहले हमारे साथ संजय परवानी साहब हैं, MPA हैं, MKM पाकिस्तान के फॉर्मर MNA भी हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही बैठे पीर चिकोरी साहब हैं, मामून खुसूसी हैं, वज़ीर आला सिंध के, आपको खुशामदीद कहूँगी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इश्तियाक बेग साहब हैं, आप मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, प्रेसिडेंट भी बिजनेस फोरम के मुस्लिम लीग नून के, और साथ ही आप जो है वो एम्बेसडर भी सॉरी आप जो है ऑनरी कौंसल जनरल भी। आपको खुशामदीद कहती हूँ, थैंक यू सो मच इश्तियाक बेग साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे पास ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद होंगे फ़हीम खान साहब जो कि MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से ऑफ कोर्स नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग ऑल दीज थिंग्स मैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाती हूँ, वापस आ रही हूँ। वेलकम बैक नाजरीन। और सबसे पहले जी आज बात करेंगे ऑपोजिशन की, खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिसको लीड कर रहे हैं और आज उन्होंने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया नैब को। 2 रोज़ कबल आपको याद होगा कि जब साद रफीक और ख्वाजा बरादरान का जब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से नैब के हवाले से एक डिटेल्ड ऑर्डर दिया और उसके बाद जब उनके फैसलों पर तफसीली फैसला आया, तो उसके बाद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो फ्रंट की जो लीडरशिप है उन्होंने नैब के हवाले से बड़ी धुआंधार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। मैं मेहमानों की तरफ अपने जाती हूँ। वीर जी कुली साहब आपकी तरफ आऊंगी। बिलावल साहब बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, नैब और हुकूमत दोनों पर आज बरस पड़े और ये भी कह दिया है कि जी अगर जरा सी शर्म तो इस्तीफा दें और घर जाएं। क्या वजह है? हुकूमत तो बार बार ये कह रही है कि माजी में आप लोगों ने मिलकर ही नैब का चेयरमैन लगाया था और आप लोग एक हुए हुए थे, और जब आप लोग वफाक में थे तो क्यों नहीं आपने उसमें कमिटमेंट लेकर आ गए या नैब को ख़त्म करने की बात उस वक्त क्यों नहीं उठाई? अब क्यों आप जो है वो नैब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं इतनी कड़ी, ख़ास तौर पे जब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अपने लोग भी जो हैं वो नैब के कटहरे में हैं? देखें, बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक चेयरमैन साहब की बात है, वो तो हमेशा से एक्टिव रहे हैं, सरगर्म रहे हैं और हर बात पे जो है वो अपना मौक़िफ़ देते हैं और बड़ा सख्त क्लियर मौक़िफ़ देते हैं, उनमें कोई लचक नहीं होती।
दूसरी बात ये कि किसने किसको लगाया, ये तो पाकिस्तान की तारीख आपके सामने है। भुट्टो साहब ने लगाया था ज़िया-उल हक को, उसके बाद फिर मोहतरमा बीबी ने लगाया था फारूक लगारी को, उसके बाद फिर नवाज शरीफ ने लगाया था मुशर्रफ को। तो ये तो पाकिस्तान की तारीख आपके सामने, किसने लगाया था और क्या हो रहा है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आज कल किसी ने लगाया था तो आज किसी को टांग दे और कोई कानून को फॉलो ना करे, कोई आईनी प्रोसीजर को ना देखें। तो ये तो हमारी बदकिस्मती रही है ना पाकिस्तान के तारीख की। दूसरी बात ये कि जहाँ तक चेयरमैन साहब बात कर रहे हैं उसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये कि देखो जो चेयरमैन नेब हैं वो उनके खुद स्टेटमेंट सबसे पहले ले लें, क्योंकि मुतनाज़ा खुद उन्होंने पहले बनाया। उन्होंने पहले सबसे पहले कहा कि देखो अब हवा का रुख तब्दील हो रहा है। इट मीन्स के पहले हवा का रुख कहीं और था और अब तब्दील हो रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद स्टेटमेंट आती है कि देखो अगर हम जो हुकूमत के साथ बैठे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं तो हुकूमत गिर जाएगी। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद एक वीडियो सामने आ जाता है जो आपके सामने, फिर वो वीडियो कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं है। और उसके बाद देखें कि जो हुकूमत में बैठे हुए हैं हर दफ़ा कहते हैं कि जी नेब एक आज़ाद और खुद मुख्तियार इदारा है, और फिर वो कहते हैं कि नहीं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं जिसको लटका के छोड़ूंगा। अगले दिन फिर नेब हरकत में आ जाती है, लोगों को पकड़ लेती है और फिर वो कहते हैं कि जी अच्छा पकड़ लिया, कोई बात नहीं, आप पैसे दे दें और चले जाएं। तो भाई आप नेब को इन्वेस्टिगेशन करने दें। नेब का तरीक़ाकार ये होता है कि सबसे पहले वो चीज़ प्रूफ हो जाए, साबित हो जाए, और जब आपके पास पक्के सबूत मिल जाए तो फिर आप उनको कहते हो कि देखो आपके खिलाफ सबूत आ गए, या तो आप पैसा दे दें या आप जेल चले जाएं। तो ये तरीक़ेकार होता है, लीगल प्रोसीजर जो होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है, जो वज़ीर आज़म खुद ये खड़े होकर कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, गिरफ्तार कर लिया, पैसे दो और चले जाओ, इसको कहते हैं कि ये एक किस्म का तावान होता है कि किसी को आप बला वजह अभी तक केस नहीं बनाया, सबूत नहीं बनाया, अब इस स्टेज पर आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, और आप किसी को गिरफ्तार करके आप सामने उसको कहते हो कि इतने पैसे दे दो तो उसके बाद चले जाओ। अरे भाई पहले प्रूफ तो कर लो, उसके बाद पैसे। तो ये अच्छा एक तो ये तरीका था। दूसरा ये कि आज देखो सबसे ऑथेंटिक इदारा पाकिस्तान में कोई है जस्टिस के हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहे कि आप इलीगल काम कर रहे हो तो उसके बाद तो शर्म आनी चाहिए ना उनको। नहीं आती हो तो फिर क्या करें? सही है। आप समझते हैं कि कोर्ट्स के फैसलों के बाद जो है ये टेक्निकली ग्राउंड्स पे बनता है, एथिकली मोरली ग्राउंड्स पे, जो कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के। हम वापस जाते हैं, एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और बात हो रही है नैब के हवाले से। मैं जाऊंगी अब फ़हीम खान की तरफ। जी इस्लामाबाद से उन्होंने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। फ़हीम मुझे बताइएगा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि नैब के हवाले से इस वक्त अपोजिशन बड़ी मुतहर्रिक नज़र आती है। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी नैब और हुकूमत दोनों के हवाले से जो बात की है वो आपके हमारे सबके सामने है। ख़ासतौर पर इंतकामी इदारा बार बार कहा जा रहा है नैब को, और हुकूमत को भी उससे जोड़ा जा रहा है। हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है इस पे? जी शुक्रिया रिदा। सबसे पहले तो मेरा एक छोटा सा मासूमाना सवाल कि नैब, मुझे ऐसा लग रहा है कि नैब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आके बनाइए, इससे पहले नैब थी नहीं ना। मुझे ये बताएं कि अगर आज नैब जो मुल्क का लूटा हुआ पैसा है इसके लिए काम कर रही है तो इसका मतलब ये कि ये इदारा ख़त्म किया जाए। ये जो सारी चीज़ें निकल रही हैं ये सिर्फ इसलिए निकल रही हैं कि ये जो लूटा हुआ पैसा ये वापस आ जाए। और एक मेरे फाजिल दोस्त ने फरमाया कि ये नैब तावान मांगती है। मैं इनको ज़रा दुरुस्त कर दूं, तावान नैब नहीं मांगती, तावान वो था जो उज़ैर बलोच मांगता था। तो मैं ये समझता हूँ अगर इतना ही बुरी नैब थी तो इन्होंने तरमीम क्यों नहीं की, इन्होंने ख़त्म क्यों नहीं की। मुझे एक बंदा बता दें नैब में जो हमारा लगाया हुआ हो, जो PTI ने लगाया हुआ हो, तो एक बंदा ऐसा नहीं है। सारे बंदे जो हैं ऑलरेडी लगे हैं। सिर्फ अब हो क्या रहा है, अब सिर्फ हम ये चाह रहे हैं कि एहतसाब हो और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। जो मुल्क को जिन्होंने लूटा है, जिन्होंने मुल्क को खाया है, उनसे पैसे निकलवाने, ये हमारा मिशन है। बाकी हमारा कोई नहीं है। मुझे बताएं क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ केस नहीं बने? क्या उनको छोड़ा है किसी ने? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। अगर नैब में इतने ही मसले तो इनके मेंबरान असम्बली में बैठे हुए लेकर आए ना कानून। कब लेकर आए लोग नैब के खिलाफ कानून? कब अमेंडमेंट के लिए लेकर आए? ठीक है जी, अगर नैब इतनी बुरी है रिविजिट करें, रिव्यू पे आए, बट आप करें तो सही। बात यह है कि टीवी पे बैठ के इस तरह बातें करना, पर्ची लेके जो चेयरमैन बने वो ये बातें करते कि खत्म कर दो, ताले लग, ये क्या तरीकेकार है? ये किस तरफ जा रही है?
अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल्ड जो फैसला दिया है उसकी रोशनी में आपको नहीं लगता है कि जो जस्टिस बाकिर साहब का जिस तरह से आया है, इतना तफसीली फैसला जो उन्होंने लिखा है और उसमें जहाँ जहाँ उन्होंने पॉइंट आउट किया है ख़ास तौर पे नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से, आपको नहीं लगता कि उस पर हुकूमत को नज़रसानी करने की ज़रूरत है? देखिए रिदा, मैं ये समझता हूँ अगर जज साहब ने कुछ कहा है, ठीक है, वो तो नैब का जो चेयरमैन है वो भी वजाहत कर सकता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए आगे आ जाए, एक कदम आगे हम लेते आप भी लें। अगर नैब या कोई भी ऐसा कानून है जिसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए, ठीक है, ये कोई हदीस तो नहीं है, पॉसिबल है कोई इसमें फ्लॉज हो, आप आए मिल के करे ना, क्यों नहीं करते? मुझे बताए, स्टेप ले, मैं इनके साथ दूंगा। अगर कोई चीज गलत है, हाँ मेरे मुल्क के खिलाफ होगा, बिल्कुल मैं नैब के साथ खड़ा हूँगा। अगर मेरे मुल्क के खिलाफ अगर कोई बंदा जाएगा, मैं नैब के साथ खड़ा हूँ। अगर मेरे मुल्क के खिलाफ नैब काम करेगी, मैं नैब के खिलाफ खड़ा हूँ, मैं अमेंडमेंट में साथ दूंगा। बट बात ये आए तो सही, ये नहीं हो सकता कि आप मुल्क लूट के खा जाए और उसके बाद आप बोलें कि ताले लगा दो, ये कर दो। ये कोई दुकान थोड़ी है, ये कोई लियारी की या ये कोई वो जुल्फिकार थोड़ी है, वो अल जुल्फिकार जहाज थोड़ी है भाई जो बंद कर दो और खत्म कर दो, इस तरह थोड़ी होता है। सही सही, साथ ही रहिएगा आप जी। सत्य सर, मैं फहीम भाई की बात पे बात बोलूँगा कि आप कहते हैं कि लूटे हुए पैसे, आप अब मुझे बताएं, नैब ने अब तक लूटे हुए पैसे लाए कौन से हैं? ये किसको अरेस्ट किए? जिसको अरेस्ट करते हैं छोड़ देते हैं। कुछ काम तो कुछ कर नहीं रहे। नैब कर क्या रही है, मुझे तो सोचे बात नहीं आ रही। क्यों वो आपने इवन आपकी पीटीआई के पार्टी के जो लोग हैं, जो अभी तक मेरा ख्याल है, मैं वांटेड तो नहीं बोलूँगा मगर वो ऑब्वियसली पैसों में वांटेड हैं, इवन चाहे पीपल्स पार्टी हो या चाहे नून में, जिनको आप अरेस्ट करते हैं, वो किसी से मैंने तो नहीं सुना कि भाई किससे पैसे निकाले हो इन्होंने, कोई कौम के खजाने में पैसे आए हो, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब हो, चाहे वो बिलावल साहब हो, या कोई और हो, या फिर जहांगीर तरीन हो, किसके पैसे आए हैं? मुझे ये तो पता है, मतलब नैब क्या कर रही है, मतलब ऑब्वियसली अरेस्ट करती है, थोड़े दिनों बाद उनको छोड़ देती है। कोई मसला तो मुल्क के खजाने में तो पैसे जा ही नहीं रहे हैं, किसके जेब में जा रहे हैं वो तो अल्लाह को ज़्यादा पता है। ठीक है, फहीम आपकी तरफ आऊंगी वापस। फहीम, आपके अपने इत्तेहादी कह रहे हैं कि आखिरकार नैब कर क्या रही है, कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, और यही बात सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी नजर आई कि रेफरेंस दायर नहीं होता, 11-11 महीने 16-16 महीने पकड़ के रख लिया जाता है। अगर फ्लॉज है वाकई जो कि पॉइंट आउट हो रहा है नैब में, तो फिर हुकूमत क्यों नहीं इसके ऊपर कोई एक्शन ले रही? बहरहाल चले गए मेरे ख्याल से, इसी वजह से राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है। दोबारा हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें और वो जवाब दें, क्योंकि हुकूमत का काम है जवाब देना। जी वीर जी खोली साहब, वो जो बात कर रहे हैं कि आप नैब के ऊपर जो है तरमीम लेकर आ सकते हैं नेशनल असेंबली में, वहाँ पे क्यों नहीं जो है आप लोग इस हवाले से कोई काम करते? देखो, ये सिर्फ मेरे एक एमपी एक एमएनए भाई का मसला इशू नहीं है। मसला ये कि इस वक्त जितनी भी गवर्नमेंट और लोग जो मिनिस्टर वफाकी बैठे हुए हैं, उनके सिवाय इसके और कोई चीज़ है नहीं। पकड़ लो, घसीट दो, मार दो, टांग दो। वज़ीर आज़म कह चुका है कि अगर मेरे बस में हो तुम 500 लोगों को टांग दो। भाई तुम अफलातुन थोड़ी हो, ऐसे सॉरी अफलातुन तो अच्छा था, हिटलर थोड़ी हो कि तुम इस तरह लोगों को बगैर केस के पकड़ के। और दूसरी बात ये कि देखो, एक तो वो जो चीनी चोर फलाना फलाना माफिया, जिनका वो पता कह रहे थे कि पता नहीं माफिया है, उन सबको उन्होंने खुद अपने हाथों से रुखसत करके भेज दिया, जिनके ऊपर करप्शन का इल्जाम। दूसरा कि बीआरटी मनसूबा, बिलियन मनसूबा जो था, ऑडिट रिपोर्ट 270 बिलियन का जो करप्शन थी, या फिर पोस्ट ऑफिस को मिनिस्ट्री का जो 118 बिलियन का जो करप्शन थी, उन सब पे अगर ये इतने अच्छे हैं और ये एहतसाब का नारा लगाकर जो आए हैं, तो उन पर क्या जरूरत थी जाकर वहाँ पे स्टे लेने की? तो इन्होंने स्टे लिया है। इट मीन्स के हमारे लोगों को ना छेड़ो। ये खुद इनकी क्या कहते हैं वो अल्फाज थे कि जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कौन है, और वो जो सबसे बड़ा डाकू था पंजाब का वो इस वक्त स्पीकर है, उसको नहीं पकड़ना है। बाकी जो इनके पास, आप इनको धमकियां दे रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं कि सीएम को भी बदलेंगे, वो तो ये कह रहे हैं ना। अब तो वो तो कह रहे हैं कि अब सीएम जो है उसको भी चेंज किया जाएगा, गुजार साहब को हटाने के हक में हो। तो आप इस नहीं, ये देखो, इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट बैठी हुई है, इनको ना कानून का पता है, ना आइन का पता है, ना तरीकेकार का पता है, ना एहतसाब का पता है। इसमें से कोई भी कल वफाकी वजीर, जिस तरह पिछला हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि एक वफाकी, पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ कि एक वफाकी कानून का वजीर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि जज पागल है जिसने फैसला दिया। भाई आपके पास तो अपील का राइट है ना, आपके पास अब चले जाए उसके खिलाफ। आपको फैसला पसंद नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम कोई बकरी चोर आदमी अपील ही करता है ना, जज के खिलाफ तो नहीं बोलता। लेकिन उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी ने, लॉ मिनिस्टर ने, ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आप तमाम ने लाइव चलाया है कि ये जज पागल है, इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ये कल इसी जितना ये बोल रहे थे कि ये देखो ऐसा, ये तरीका नहीं है।
ये गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, इनको कानूनी तरीकेकार पे चलना चाहिए, आयन का जो तरीका था उस पे चलना चाहिए। इन्होंने सवाए टारगेट के कोई चीज नहीं की, क्योंकि इनको पता है अगर ये चीजें आज ना होती, इस तरह के इंतशार के ना फैलाते, तो लोग तो इनसे पूछते, क्योंकि इनका नारा ये था कि रोजाना के बेसिस पे पाकिस्तान में 10 अरब रुपए करप्शन होती है, रोजाना के बेसिस पे, और रोजाना यहाँ पर 10 अरब मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो मुझे ये बताया, अच्छा चलो 200 अरब जो बाहर पड़े थे वो तो अलग है ना, वो तो नहीं आए अभी तक, और ईमानदार हुकूमत आने के बाद जो बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी थी नहीं आई। तो वो 2 साल के वो लोगों को पूछना ये चाहिए, आपको मीडिया वालों को और पाकिस्तानी के शहरियों को ये पूछना चाहिए कि भाई चलो बाकी तो कुछ भी नहीं हुआ, कोरोना आ गया, आपका भाग भला था, जो भी था सारी चीजें खत्म हो गई, बंद हो गई, लेकिन जो करप्शन आपकी ईमानदार और क्या कहते हैं साफ सुथरी हुकूमत में करप्शन नहीं और मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, तो 2 साल के अंदर जो आपने बचाया कितना पैसा बचाया? ठीक है, तो हम तो पूछ ही रहे हैं हुकूमत से, लेकिन हुकूमत को बुरा लगता है आजकल पूछना भी। बहरहाल इश्तियाक साहब आपकी तरफ आऊँगी, आप बताइए कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि तरमीम लाई जा सकती है, हम साथ देंगे, असेंबली में आप आ जाएं, कौमी असेंबली। देखिए, पहले तो फ़हीम साहब जो कह रहे थे चीखें निकल रही हैं अपोजिशन की, चीखें अब उनकी निकल रही हैं, बिकॉज उनकी पूरी हुकूमत जो डिपेंड कर रही थी और बेस कर रही थी वो नैब पे कर रही थी। जो आदमी थोड़ा सा इनको क्रिटिसाइज़ करता था, दूसरे दिन उसको उठा लेते थे और फिर आप देखते थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। साथ रफ़ीक साहब, देखिए उनके साथ जो ज़्यादती हुई है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीफ सुप्रीम कोर्ट के जो है वो कह रहे हैं कि जनाब बहुत ज़्यादा उनके साथ इस तरह की ज़्यादती हुई है। दुनिया भर के अंदर एक कानून है कि अगर मुजरिम करार हो जाए तो सज़ा होती है। आप क्या करते हैं, हमारे सबसे पहले सज़ा दे देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जी जुर्म हो। आप यकीन करें कि अगर ये चीज़, हाँ सज़ा दे दी उसको आपने, उसके बाद रेफरेंस ही नहीं बन रहा, एक साल आपने रखा हुआ है। अब ये देख लीजिए कि कितने लोग इस वक्त अंदर बंद हैं। शहबाज साहब जो हैं, मतलब उनके साथ कितनी ज़्यादती हुई, खाकान अब्बासी साहब के साथ हुई, किसके साथ नहीं हुई है वो आप मुझे, मतलब मफ्ता साहब कराची से उनको मतलब उठा के ले गए, जिस तरह घर के ऊपर चापा मारा, एक हैरेसमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी पूरे पॉलिटिशियंस चोर हैं, बिजनेसमैन चोर हैं, हर एक को आप और ये पाकिस्तान में नहीं कह रहे, ये बाहर कंट्रीज़ के अंदर आप जाके कह रहे हैं। कौन हमारे साथ बिजनेस करेगा कि जी जिस मुल्क के बिजनेसमैन ही चोर हों उनके साथ कौन बिजनेस करेगा? यही वजह हुई है कि तबाही मच गई है। GDP जो 5.8% थी 2018 में, आज -4 पे आ गई है, जो पाकिस्तान की 70 साल तारीख के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ। कहने का मकसद ये है, और अभी यकीन करें कि अगर यही चीज़ अमेरिका में होती या यूरोप में कोई इदारा करता तो उसको लोग सू करते। जैसे ये जो साद रफ़ीक साहब बाहर आए हैं और ये अगर सू कर दें इनको, मगर हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है सू करने का। डिफेमेशंस के अंदर है कि ये मेरे 1.5 साल इन लोगों ने मुझे अजियत दी, मेरा ये किया, मेरा इतना लॉस हुआ। तो ये दारा जो कह रहे हैं ना कि हम अरबों रुपए कमा रहे हैं, कोई अरबों रुपए नहीं कमाए। किससे पैसे वसूल किया है? मुझे एक नाम मेरे भाई बतला दें कि सर इससे हमने 1 अरब रुपए लिया है, 2 अरब लिया है। इल्ज़ाम तो आप लगाते हैं और शुरू करते हैं अरबों से, आखिर में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। देखिए, कहने का मकसद ये है कि इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। और अब बात ये तरमीम की नहीं है, बात इससे बहुत आगे निकल गई है। जब क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाए किसी शख्स की, किसी इदारे की, तो फिर अब कोई उसके साथ, मेरे ख्याल से जिन के केसेस चल रहे हैं, कोई आदमी अब अपीयर नहीं होगा। देखिए, ये ऑब्जर्वेशंस नहीं है, 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक क्या होते हैं कि एक जज जो है ड्यूरिंग द ट्रायल जो है एक ऑब्जर्वेशन देता है, ये एक तफसीली फैसला है जो जिंदगी भर के लिए बुकों के अंदर होगा और इसको रेफरेंस दिया जाएगा इसके अंदर। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब इस इदारे का तो फिर नहीं होना चाहिए, इसका कुछ करना चाहिए, कोई दूसरा इदारा बनाना चाहिए। और दुनिया भर में नैब नहीं होती, दुनिया में FIA होती है, दूसरी चीज़ें होती हैं, पुलिस होती है, वो इन्वेस्टिगेट करती है। हमने एक नैब बनाया था, मगर उसने क्या किया कि ये तमाम चीज़ें की जिससे क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई है। ठीक है, आपको क्या लगता है संजय परवानी साहब कि नैब के इदारे में जो है वो कुछ फ्लॉज हैं जिनको ठीक किया जा सकता है, या फिर नैब के इदारे को ख़त्म ही कर देना चाहिए? मैं ये समझता हूँ अगर ये रिजल्ट नहीं दे रहा है तो SIC डिपार्टमेंट को ख़त्म कर देना चाहिए। आज देखें सिंध के अंदर, हम सिंध के अंदर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है। अगर हमारी सिंध गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, अगर वो एक्टिव हो और वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को ही सही तरह चलाए तो हमें नैब की ज़रूरत नहीं है सिंध के अंदर, फॉर एग्जाम्पल। मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को उसको ऑन ही नहीं करती है। ना करने की, अब मेरा ख्याल अब जाके कुछ शायद 2-4-6 महीने में हुआ है, मगर उससे पहले मैंने तो नहीं सुना एटलीस्ट लास्ट अपने पॉलिटिकल कैरियर में कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट खाली मैं उसको करप्शन डिपार्टमेंट कह सकता हूँ, एंटी करप्शन तो नहीं कह सकता। और रहा नैब का सवाल, नैब जो है
अगर इस तरह चलती रही तो मेरे ख्याल है वो खत्म कर देना चाहिए, या फिर ऐसी कोई कानून साजी मिलकर ये लोग करें कि जिसमें हमारे मुल्क का फायदा हो, हमारी लौटी हुई रकम वापस आ सके। और आप इत्तेहादी हुकूमत के आप क्या कहते हैं इस पे? इत्तेहादी होने के अलावा देखिए एक चीज है, जो चीज सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ठीक है, एक चीज देख रहे हैं जो गलत हो रही है तो हम भी बोलेंगे, जो चीज सही है वो भी हम बोलेंगे, तो ये तो इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। जैसे सिंध गवर्नमेंट है, आज तनकीद पे तनकीद, आज हर किसी को पता है सिंध गवर्नमेंट के बारे में। तो अब वो जैसे बिलावल साहब ने जैसे वो इनके लिए बोल रहे हैं करप्शन के, क्या आज पाकिस्तान करप्शन फ्री हो गया? क्या आज सिंध करप्शन फ्री हो गया? अभी तो देखें बहुत सारे, एक सवाल के पीछे 10 सवाल और खड़े हैं। ठीक है, वीर जी कोहली साहब आपसे पूछूंगी, क्या नैब में अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं, नैब के कानून में तरमीम ला के इसको बेहतर बनाया जा सकता है, या आप लोग इतने उकता गए हैं कि इसको चाहते हैं कि ख़त्म ही हो जाए? देखो, ख़त्म करना, ठीक करना, ये सारा मामला पार्लियामेंट का है। कानून साजी पार्लियामेंट ने करनी है। कोई भी एक बंदा खड़ा होकर इस तरह नहीं मतलब उसको कर सकता या यूज कर सकता जिस तरह किया गया पिछले 2 साल। मेजॉरिटी तो फिर किसी के पास भी नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, फिर भी नून लीग और अपना पीपल्स पार्टी के पास तो फिर भी अक्सरियत है। बाकी जो उधर है वो तो मांगे तांगे के इधर उधर के ना, जो आपस में भी उनका रोड़ा पड़ा हुआ है। तो वो और उनका जो मकसद है वो ये कि वो पंजाबी बड़ी अच्छी कहावत कि उतू उतू खाई जाओ अंदर रोड़ा पाई जाओ। तो ये जो है ना वो ये इसी तरह से पूरी कहानी चल रही है। अगर ये ऐसी बात नहीं है, ये गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के रियासत के बका का मसला है। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म को थोड़ा सा इस चीज़ से निकल के, जो वो कंटेनर से उतर के अभी तक नहीं उतरे हैं, 2 साल हो गए, तो इनको उतर के थोड़ा संजीदगी से बैठ के ठंडा पानी पी के और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बिठाएं क्योंकि ये पाकिस्तान के फ्यूचर का मामला है। तो सबको बिठा के कोई ऐसा हल निकाले तो 2/3 मेजॉरिटी आ जाए, क्यों नहीं? ठीक है, वज़ीर आज़म को तो नसीब भी होगा ठंडा पानी। आजकल बिजली इतनी जा रही है कि आम आवाम को तो वो भी नसीब नहीं है। मैं इश्तियाक बेग साहब आपकी तरफ आऊँगी, क्या समझते हैं नैब के इदारे को ख़त्म करने की बात, जहाँ क्योंकि ये बात नून लीग की तरफ से आई है 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शायद खाकान अब्बास साहब कहते हैं ख़त्म करना ही इज़ द सोल्यूशन और वी कैन अमेंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें जो है सारी चीज़ें हैं। देखिए, बात ये है कि उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला आया उसमें ये कहा गया कि अब ये इदारा मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। बात ये मेरी या किसी और की नहीं है कि आपने उसके साथ ज्यादती की, 1.5 साल आपने उसको रख दिया, उसके साथ आपने उसके आर्म ट्विस्टिंग की, ये की है। बात ये हो रहा है इससे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। अगर आप जजमेंट को पढ़ेंगी तो उसके अंदर मेंशन है। तो जो इदारा हमारा मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है, मुझे नहीं लगता कि उसको एग्जिस्ट होना चाहिए। तो इसका हल निकालना चाहिए और इसको सबसे पहले तो चेयरमैन साहब जो हैं उनको मेरे ख्याल से इतनी चीज़ों के बाद उनको रिजाइन करना चाहिए। ठीक है, वक्त भी उनका कम रह गया वैसे जाने में, उनके रिटायर होने में। बहुत शुक्रिया संजय परवान साहब आपका, वीर जी कोहली साहब आपको, इश्तियाक बेग साहब आपका। और फ़हीम खान साहब भाग गए, एज यूजुअल हुकूमती नुमाइंदों भाग जाते हैं आजकल, उनके पास जवाब कोई नहीं है, इधर उधर छुपते फिर रहे हैं, अपनी हुकूमत का सामना है, आपस में एक दूसरे को तनकीद कर रहे हैं और अपोजिशन की तनकीद तो बर्दाश्त ही नहीं होती उनको प्रोग्राम्स में। बहरहाल जी, इसी के साथ अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।